Welcome, my dear students. Chapter Evolution, Class 12th. Topic Hardy-Weinberg Principle. Hardy-Weinberg Principle बहुत सारे बच्चे कहते हैं कंफ्यूजिंग है सर. मैं कहता हूँ नहीं बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है. समझते हैं और आज के बाद आपको भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस. सो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रिंसिपल आया क्यों, इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, यह एस्टेब्लिश कैसे हुआ. इसके पहले थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की थियरीज आपने पढ़ी. बहुत सारी पॉपुलेशन एक जगह पे हो सकती है, उसका नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है. डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी उन्हीं के जैसी एक थियरी दी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इसी तरह से लैमार्क, फिर बहुत सारे, उसके बाद तो बहुत सारे नेचुरलिस्ट आए, बहुत स्टडीज हुई. लेकिन जैसे कि जेनेटिक्स के बारे में आपको मालूम है कि जेनेटिक्स में अगर किसी ने एवोल्यूशनरी चेंज लाया तो वो थे मेंडल. उन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिकल डेटा एनालिसिस करने के टूल्स को डेवलप कर दिया. बस फिर क्या, अचानक से जो जीन की स्टडी वह स्लो चल रही थी, डेटा बहुत स्लो काउंट होते थे, वो अचानक से चेंज हो गया. आज बायोस्टैटिक एक अलग ब्रांच बन गई, लोग उसकी अलग से स्टडी करना शुरू कर चुके हैं. तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल भी इसी तरह से कुछ स्टेब्लिश हुआ. यानी इस इवोल्यूशनरी पैटर्न में जो इवोल्यूशन हो रहा था अभी तक, अब जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है इसी को हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. सो ऑन दिस पर्टिकुलर evolutionary pattern, some mathematical expressions are put into the biological pattern so that it can be very easy to understand how actually the evolution takes place. ठीक है, तो इसलिए हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ. हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर जीन का जो वहाँ का टोटल फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और उसको हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं, और ये हमेशा इक्वल टू द 1 होता है. तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी कि यानी पॉपुलेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एक जैसा ही रहता है. तो इसी के लिए उन्होंने मैथमेटिकल, यानी हार्डी और वेनबर्ग ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए. पहले डेफिनेशन समझते हैं. दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलेलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आना है. पैदा हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, आप कहेंगे सर एलील बढ़ गया, कोई बात नहीं, डेथ भी तो हो रही है. तो हार्डी और वेनबर्ग ने जो टोटल स्टैब्लिशमेंट किया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, उसको बताया कि इट इज इक्वल टू 1, यानी 100% ही होगा. तो जो आने वाली, यानी जो बर्थ लेने वाली स्पीसीज हैं उनका लगभग रेशियो की अगर बात करें तो वो लगभग रेशियो में डेथ होने वाले के बराबर है या नियर टू दैट. तो टोटल फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है. इज इट क्लियर? नाउ द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कितना भी बर्थ हो जाए जीन पूल कांस्टेंट रहता है. अब जीन पूल क्या होता है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन उसकी टोटल एलील की फ्रिक्वेंसी, टोटल जीन और एलील जो उसकी टोटल फ्रिक्वेंसी होगी उसको मिला करके जीन पूल कहेंगे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम. अब भाई जब कहीं चेंज आ ही नहीं रहा है और जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होता चला जा रहा है और ये इक्वल टू द 1 है, मतलब कि जेनेटिकली स्टेबल हो गया. यानी हार्डी-वेनबर्ग कहते थे कि ये जो स्पीसीज होती हैं ये जेनेटिकली स्टेबल टाइप की स्पीसीज होती हैं. तो इसी को यहाँ पे एक नाम दिया गया जेनेटिक इक्विलिब्रियम. जेनेटिक इक्विलिब्रियम, सम टोटल ऑफ ऑल एलेलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1. अब आपको समझना होगा कि ये कैसे हुआ.
इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर ड्रॉ करने से पहले आप थोड़ा सा जेनेटिक्स का रिवीजन कीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया है। जेनेटिक्स में मेंडेलियन क्रॉसेस आपने किए हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस को ही याद रखिए, वो इनफ है हार्डे-विनबर्ग के एस्टेब्लिशमेंट को समझने के लिए, इसकी इक्वेशंस को समझने के लिए। वहाँ पे आपको याद होगा कि जो सेकंड जनरेशन होती थी यानी F2, उसका रेशियो क्या आता था? फिनोटाइप रेशियो 3:1, करेक्ट, वेरी गुड। और जीनोटाइप रेशियो क्या आता था? 1:2:1, एग्जैक्टली, वेरी गुड। आपने काम बहुत आसान कर दिया। अब आपको ये हार्डे-विनबर्ग कहीं से भी टफ नहीं लगने वाला। मानते हैं कि एक स्पीसीज है ए पॉपुलेशन में, ठीक है, और दूसरी है स्मॉल ए, ठीक है, इज इट क्लियर? तो डिप्लॉयड कंडीशन में ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, यहाँ पे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इज इट क्लियर? बिल्कुल सही, ऐसा तो मैंने पढ़ा ही था। अब इसको क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस कर लिया तो जो F1 जनरेशन आएगी वो होगी ए। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट योर F1। नाउ व्हाट? सेल्फिंग ही तो कराते थे, आपने सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग के बाद आपने बताया कि इसके रिजल्ट क्या होंगे? इसके रिजल्ट होंगे क्या? 3:1, ये F2 जनरेशन में 3:1 फिनोटाइप रिजल्ट, यानी 3 कैसे होंगे? इस टाइप के होंगे, ठीक, यानी डोमिनेटिंग कैरेक्टर के होंगे, और एक कैसा होगा? रेसेसिव कैरेक्टर वाला होगा, ठीक। लेकिन हमें फिनोटाइप तो देखना है, बट हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को स्टैब्लिश करने के लिए हमको जीनोटाइप रेशियो चाहिए, और जीनोटाइप रेशियो है क्या? 1:2:1, यही तो होता है, गुड। अब 1 क्या है? तो ये हो गया प्योर कैपिटल ए है, यानी प्योर पेरेंट ऑफ डोमिनेंट टाइप, एंड दिस इज स्मॉल ए दैट इज प्योर डॉर्फ पेरेंटल, ठीक है, कंडीशन हो गई। लेकिन जो बीच में होगा उन दोनों के एलील्स होंगे, दैट इज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, यही तो होता है, एग्जैक्टली। अब आपको मानना है कि पॉपुलेशन ए जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को P कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? P, और इसकी फ्रीक्वेंसी को आप Q से डिनोट करेंगे, P एंड Q, इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो इसी तरह से डिप्लॉयड कंडीशन में, यानी कैपिटल ए या स्मॉल ए जब इस कंडीशन में आ जाए तो ये हो गया P, यानी P²। तो इन दोनों की कंडीशन में ये हो गया P², और ये दोनों जब एक साथ है तो ये हो गया Q²। इज इट क्लियर? अब ये कितना है? 1, ये कितना है? 1, और ये कितने हैं? 2, और ये हो गया P और स्मॉल हो गया Q, ठीक है। अब इसको यहां पे लिख लेंगे P², ये टोटल कितना है? टोटल काउंट कर लीजिए, P² प्लस 2PQ प्लस Q², यही तो एक्सप्रेशन आ रहा है, और यही एक्सप्रेशन आपने जेनेटिक्स में भी फाइंड आउट किया था। मेरे वीडियोस पीछे की जरूर देख लीजिए, अगर आप लोग नए आ रहे हैं तो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे हैं, जो इसके पहले देख चुके हैं, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रेशियो आपको पता है, और ये किसके बराबर है? यूनिटी, दैट इज 1, इट इज इक्वल टू द 1। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसको आप शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा P प्लस Q होल स्क्वायर। अब समझ में आ गया? तो द सम टोटल ऑफ ऑल द एलेलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1।
जितनी भी एलेलिक फ्रीक्वेंसीज थी उनका सम, उनका टोटल किसके बराबर है? 1, दैट इज 100%. एंड दिस इज हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल. दिस इज व्हाट? Hardy-Weinberg principle. This is the mathematical expression for Hardy-Weinberg principle, and this is what binomial extension of this, that is p plus q whole square. Is it clear? तो Hardy-Weinberg principle यही है. अब कौन कौन से फैक्ट हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो Hardy-Weinberg की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, और उसका मतलब क्या होगा? एक्चुअल में हार्डी-विनबर्ग के प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि कोई ना कोई चेंज आ गया पॉपुलेशन में. आप उसे इवोल्यूशन कह सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इट डजंट मैटर कि कैसा होगा, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है इसका मतलब कि चेंज हो रहा है. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? ये 5 होते हैं, मैं लिख देता हूं. सो दीज आर 5 फैक्टर्स विच एक्चुअली अफेक्ट द Hardy-Weinberg equilibrium, and the very first one is gene migration or gene flow. The second one is genetic drift. The third one is mutation. Fourth one is genetic recombination, and the fifth one is natural selection. What is gene migration or gene flow? Migration का मतलब मूवमेंट से है, यानी फ्लो होने से है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना. स्पीसीज हैं, चाहे वो एनिमल की हो प्लांट की हो, मोस्ट प्रोबेबली वो फ्लो होते ही हैं, मतलब कि वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होते ही हैं. उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स में अक्सर बर्ड्स या एनिमल्स ले जाते हैं, ह्यूमन बीइंग ट्रांसफर करते हैं. और एनिमल का तो कैरेक्टर ये है मूव करना यहाँ से वहाँ. तो एक पर्टिकुलर एरिया में किसी भी कारण से अगर वो पॉपुलेशन का पार्ट, छोटा सा भी पार्ट फ्लो करता है तो जीन फ्लो हुआ, यानी माइग्रेट हुआ. ये माइग्रेशन लोकल हो सकता है, यानी थोड़ी देर के लिए हो सकता है, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, और ये परमानेंट भी हो सकता है, यानी ये माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकता है. ये जो जीन का माइग्रेशन है परमानेंट हो जाए. अब आपको ये समझना है कि इसके फ्लो होने से हमें क्या दिक्कत है, ये इक्विलिब्रियम कैसे प्रॉब्लम में आ जाएगा. तो समझ लीजिए कि ये पुराना पॉपुलेशन साइज है, ठीक है, इसमें 1000 जीन प्रेजेंट थे सेम टाइप के, यानी जीन पूल 1000 से बना हुआ था. और ये एक दूसरा पॉपुलेशन एरिया है और इसमें 500 जीन पॉपुलेशन दूसरी टाइप के हैं. ये ए टाइप का है और ये बी टाइप का है, यानी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं. इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. पॉपुलेशन ए से, यानी यहाँ से कुछ जीन ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी फ्लो करते हुए चले जाते हैं, लगभग 100. अब आपको समझना होगा कि यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 600, जबकि यहाँ कितने हो गए? 900. तो ये तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाली बात हो गई. ये तो हो गए 600, ये तो बढ़ गए, और ये हो गया 900, यानी पॉपुलेशन ए में भी डिस्टर्बेंस आया. जो पुराना ओरिजिनल, इसको कहते हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन, तो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड जहाँ या ओरिजिनल फ्लो वाली जो पोजीशन है वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. और जो नई लोकेशन है जहाँ पे जीन ट्रांसफर होके गए, यानी ये फ्लो करके गए, माइग्रेट करके गए, वहाँ की पॉपुलेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. क्यों? क्योंकि वहाँ भी चेंजेस आए, यानी दोनों जगह चेंज आता है. इज इट क्लियर? तो ये एक फैक्टर है जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, ठीक है. और इसकी वजह से कुछ नई स्पीसीज बन सकती हैं. मान लीजिए कि यहाँ से जो ट्रांसफर होके एनिमल्स यहाँ पहुँचे, या जो भी स्पीसीज यहाँ पहुँची, यहाँ पे यानी पॉपुलेशन बी में पहले से प्रेजेंट स्पीसीज के साथ उनकी मैटिंग हुई, और धीरे धीरे यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो खुद को अडॉप्ट करते चले गए. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नई कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, कुछ नए कैरेक्टर्स इनकी हो सकता है कॉम्बिनेशन की वजह से. इसी को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो व्हाट? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होंगे और एक नई टाइप की स्पीसीज बनेगी जिनके जीन परमानेंटली फिक्स होंगे, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे. यहाँ से नई स्पीसीज बनती है, एंड दिस इज कॉल्ड स्पीशिएशन.
दिस इज कॉल्ड स्पीशिएशन। तो ये जो 100 जीन फ्लो होके दूसरी जगह पहुंचे थे, जिनकी वजह से नई स्पीसीज बननी शुरू हुई थी, जिन्होंने यहाँ के कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को अलग तरीके से अडॉप्ट किया और अपनी रियल लोकेशन पे जो प्रेजेंट टोटल पूल है यहाँ पे, इस स्पीसीज से बिल्कुल अलग कैरेक्टर डेवलप किया, या एटलीस्ट कुछ कैरेक्टर्स तो बिल्कुल अलग डेवलप किए, और ये इनसे फिर आइसोलेट होके बिल्कुल नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज कॉल्ड स्पीशिएशन। और ये जो स्पीसीज या ये जो फ्लो हुआ था 100 की पॉपुलेशन यहाँ से फ्लो करके गई थी, दीज आर व्हाट फाउंडर्स। इन्हीं को क्या कहते हैं? फाउंडर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ही नई स्पीसीज फाउंड हुई यानी बन रही है। और इस फिनोमेना को फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। तो ये था जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो। ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये नेचुरली सबसे परफेक्टली डिजाइंड प्रोसेस है, यानी ये नेचर में होता ही है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। द सेकंड वन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी लगभग जीन फ्लो जैसी ही कंडीशन है, लेकिन ये फिनोमेना बहुत ही फास्ट होती है, एकदम सडन होती है, काफ़ी तेज तरीके से होती है। किसी भी तरह से पॉपुलेशन के कुछ ऑर्गेनिज्म अचानक से फिनिश हो जाए और फिर उनको रिप्लेस करने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो 50% पॉपुलेशन गायब हो गई। अब 50% पॉपुलेशन गायब हो गई तो उसको फिर से गेन करने में टाइम लगता है। हो सकता है एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत बुरी हो। फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 जो कि SARS-CoV-2 वायरस की वजह से बहुत ही पैंडेमिक डिजीज है, और ये पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं पॉपुलेशन की क्या हालचाल है। 60-70 हज़ार लोग तो अकेले अमेरिका में मर चुके हैं, और इंडिया की हालत भी बहुत ठीक ही ठाक है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं कह सकते अगर ये सही से लोगों ने सहयोग नहीं किया गवर्नमेंट का। तो इस तरह से अगर पॉपुलेशन गायब हो जाए, ह्यूमन पॉपुलेशन, तो दिस इज व्हाट जेनेटिक ड्रिफ्ट। अचानक से कोई वायरस आया और उसने लगभग सबको उड़ा दिया। सो दिस इज व्हाट जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे क्लास 10th में बीटल का एग्जाम्पल पढ़ा आपने, कहीं से हाथी आता है और कुछ रेड या ग्रीन बीटल होते हैं, उनके ऊपर पाँव रखता है और उनकी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। ग्रीन वाले सब खत्म, केवल रेड वाला एक बचा, दो बचा, जो मेटिंग पार्टनर्स की तरह बच गए, और फिर उन्होंने अपनी टाइप की स्पीसीज को डेवलप किया। तो नेचुरली सेलेक्टेड भी हो गए, ये नेचुरल सिलेक्शन भी हो गया, और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के भी हो गए। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब म्यूटेशन की बात करते हैं। तो म्यूटेशन, ह्यूगेटिव रिस्क की बात करें तो इट इज सडन हेरिटेबल चेंज, अचानक से होने वाला कुछ हेरिटेबल चेंज है जिसकी वजह से कुछ नई स्पीसीज बन जाती है। नॉर्मली एनिमल्स में ये बहुत ही खतरनाक होती है, और म्यूटेशन ज़्यादा सूट करता वर्ता है नहीं। प्लांट्स में सूट करता है। प्लांट्स में जब म्यूटेशन होता है तो कुछ अच्छी वैरायटीज डेवलप हो जाती हैं। कभी कभी लीथल जीन भी एक्यूमुलेट हो जाती हैं, बट मैक्सिमम टाइम में फ़ायदे वाली जीन ही प्लांट्स में इकट्ठी होती हैं। लेकिन आज हमें पता है कि म्यूटेशन अचानक से नहीं होता है। म्यूटेशन के लिए एक पूरी प्रोसेस होती है जो पीछे से जीन के अरेंजमेंट के सीक्वेंस, जो अरेंजमेंट होते हैं उनके सीक्वेंसेस धीरे 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 चेंज होते हैं, और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचने के बाद वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। और इसके लिए म्यूटाजेंस भी बहुत इफेक्टिव रीज़न है, बहुत सारे म्यूटाजेन इसके पीछे लगे रहते हैं। तो म्यूटेशन भी एक कारण है कि हार्डे-विनबर्ग का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो अभी आपने पढ़ा कि दूसरी जगह पहुंचे, फिर वहाँ पे अलग स्पीसीज हुआ। इवन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेम पॉपुलेशन में भी हो सकता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के टाइम में रिकॉम्बिनेशन होता ही होता है और कुछ ना कुछ चेंज आता ही है। तो थोड़े स्लो प्रोसेस के ही थ्रू, लेकिन नई स्पीसीज कभी कभी इवॉल्व हो जाती है। जैसे होमो सेपियंस की बात करिए, तो मानव से आधुनिक मानव यानी हम लोग डेवलप हो गए, ये एक तरह का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो गया। और थियरीज तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा एक एग्जांपल है ये। देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को आर्टिफिशियल तरीके से भी हम कंट्रोल करते हैं, और अलग अलग प्लांट्स को हम हाइब्रिडाइज करके चेक करते हैं रिकॉम्बिनेशन को कि कौन सा हमारे फायदे की चीज़ है। इसके पीछे बहुत एथिकल इशूज भी हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आर्टिफिशियली कंट्रोल करना चाहिए इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को या नहीं करना चाहिए। आप भी चैट बॉक्स में बताइए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके डेवलपमेंट से हमें फ़ायदा तो है ही,
लेकिन कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा फ्यूचर में? जैसे अभी नेचर हमसे चुन चुन के बदला ले रहा है इस पैंडमिक डिजीज को फैला के, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला? ओके, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी एक एस्पेक्ट है जो हार्डे विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की स्टोरी इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने बताई थी, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की कहानी मैंने आपको समझाई भी थी कि कैसे मॉथ के जो वहाँ पे इंग्लैंड की बात करें तो उसके अगल बगल के एरिया में कैसे वाइट कलर्ड पेपर्ड मॉथ थे जो लाइकन में छुपे रहते थे, उनकी इस तरह मिमिक्री कर लेते थे, और फिर कैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और अचानक से ब्लैक कलर्ड मॉथ के लिए कंडीशंस फेवरेबल हो गई और वाइट पेपर्ड जो थे उनके लिए कंडीशंस अलग हो गई। तो नेचुरल सिलेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह से बहुत जगह नेचुरल सिलेक्शन तो सबसे ठीक ठाक थियरी थी जो डार्विन ने दी थी, जो अब तक की सबसे बेस्ट वन में से एक है, क्योंकि ये हर जगह लगभग देखने को मिल जाता है। अब नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें कुछ 3 ABC करके समझा हुआ है। मैं उसे बनाता हूँ और उसे समझाता हूँ कि वो है क्या, आखिर वो कैसे समझ में आएगा। उसमें कहते हैं पहला वाला स्टेबल है, दूसरा वाला मूव कर रहा है, तीसरा वाला बाई डायरेक्शनल है, समझाते हैं। ओके, तो कुछ इसी तरह का ग्राफ गिवन है एनसीईआरटी में, जिसमें ग्राफ पहले बना हुआ है, यानी ओरिजिनल पॉपुलेशन की, जो पहले की पॉपुलेशन है उसकी बनी हुई ग्राफ है। इसमें ये y और x, y एक्सिस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप शो कर रहा है, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फिनोटाइप की जो नंबर है वो बढ़ती जाएगी, और एक्स एक्सिस पे इनके प्रेजेंट या फैले होने की जगह का पता चलता है, यानी एरिया का। तो इन द वेरी फर्स्ट कंडीशन इन दिस ग्राफ, एक्चुअली मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स आर मोस्टली फेवर्ड बाय द नेचर। यानी नेचर ने किसको सेलेक्ट किया? नेचर ने यहाँ पे सेलेक्ट किया मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स को, और वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर रहे थे बढ़िया स्टेबल तरीके से। पहली कंडीशन है जब ये मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाए, यानी ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस को पा चुके हैं और हद से ज़्यादा इनके जीन एनवायरनमेंट के साथ फेवर्ड, यानी एनवायरनमेंट भी इनको फेवर कर रहा है, तो एनवायरनमेंट के साथ मिल करके बहुत ही एग्जैक्ट फेवरेबल कंडीशंस में प्रेजेंट है। तो पहला पीक आपको मिलेगा अगर एनवायरनमेंट भी इसको फेवर करेगा, यानी इस टाइप के साइज को फेवर करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये साइज क्या हो रही है कि थोड़ी कम हो रही है ना, लेकिन पीक बढ़ती चली जा रही है, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। ये मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स होंगे और ये हाईली स्टेबल है। पीक गेट हायर एंड नैरोवर इन दिस कंडीशन। ये हाईली स्टेबल है, मतलब कि जीन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी स्टेबलाइज है, ये जीन के पैटर्न में चेंज नहीं आ रहा है। आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे जीन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, यानी किसी भी तरह से कोई जेनेटिक चेंज या इवोल्यूशन की प्रोसेस यहाँ पॉसिबल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यही तो एक कारण है, इसीलिए ये वाली पीक और ऊपर की ओर चलती जा रही है, यानी मीडियम साइज्ड वाले जिसको कि नेचर ने फेवर किया है सिर्फ वही पॉपुलेशन है, बाकी पॉपुलेशन लगभग गायब हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सेकंड केस ये हो सकता है कि फ्लक्चुएशन हो या इंडिविजुअल्स माइग्रेट कर गए और एक स्पेसिफिक टाइप का कैरेक्टर उन्होंने अडॉप्ट किया, वो किसी भी एक तरफ मूव कर गए और कुछ नए कैरेक्टर्स को खुद के अंदर डेवलप किया, जो बाद में उस समय कंडीशंस यानी एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के हिसाब से फेवर्ड कंडीशन बनते चले गए। तो एक स्लो ही सही, ग्रेजुअल चेंज सही, बहुत साल के बाद हुआ होगा, लेकिन एक ग्रेजुअल चेंज आया और उसकी वजह से नई स्पीसीज या नया लोकेलिटी बनता, एक नई लोकेलिटी में नए तरह का इंडिविजुअल डेवलप हुआ। तो इस तरह से ये जो पीक जो बीच में प्रेजेंट था, ये एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, आगे दूसरी डायरेक्शन में, मतलब थोड़ा अलग आगे की ओर शिफ्ट हो गया। सो पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन।
तो शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि इस साइड में जो पॉपुलेशन बन रही है वो ज़्यादा फेवर्ड है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस लोकेशन, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस लोकेशन। यानी ये प्रोग्रेस हो रहा है, ये स्लो हो रहा है लेकिन प्रोग्रेस हो रहा है। तो इस तरह से पीक आगे की ओर बढ़ता है और नए इंडिविजुअल्स को डेवलप करता है। रियल में हमारा इवोल्यूशन जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसका पैटर्न लगभग ऐसा ही है, धीरे धीरे ही सही एक डायरेक्शन में, लेकिन इवोल्यूशन होता ही रहता है। नाउ द नेक्स्ट ग्राफ, जो थर्ड ग्राफ मिलती है यहाँ पे, इसमें आप देख रहे हैं कि दो पीक बन गए। रियल में कहाँ होना चाहिए था? रियल में यहाँ होना चाहिए था, बीच में कहीं ये पीक होना चाहिए था, लाइक दिस। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये इधर की ओर भी कुछ स्पीसीज मूव कर गए और कुछ स्पीसीज दूसरी तरफ, मतलब कि एक पॉपुलेशन साइज की स्पीसीज अलग अलग एरिया में मूव कर गया और बिल्कुल दोनों अलग अलग आइसोलेटेड कंडीशन में खुद को डेवलप करते हैं। यानी एक अलग तरह की स्पीसीज बनी और दूसरी अलग तरह की स्पीसीज बनी, और फिर वहाँ की प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से वो फेवर्ड हुए और फिर उनकी पीक बढ़नी शुरू हो गई। तो ये डिस्पर्सिव मेथड हो गया नेचुरल सिलेक्शन का। नेचर बहुत ब्रिलियंटली सेलेक्ट करता है, किसको कैसे सेलेक्ट करना है ये नेचर खुद डिसाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एंड अबाउट दिस ग्राफ। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आंसर दूंगा। ओके, बने रहिए। एज आई प्रॉमिस, मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी करेक्ट आंसर देगा उसे मैं अपनी बुक डोनेट करूंगा, एंड आई प्रॉमिस आई श्योरली डोनेट। थैंक यू वेरी मच।